औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज हमने फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स असल में हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ऐसा निज़ाम है जिसमें एनर्जी जो है कन्वर्ट होकर एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म में कन्वर्ट होकर जो है हम उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, अपने लिए यूज़ेबल बनाते हैं और उनसे हम अपनी लाइफ के तमाम प्रोसेसेस को कैरी आउट करवाते हैं। अब आप देखें, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं हमारी पूरी ज़मीन पर जो है ना तमाम की तमाम बाकी लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे कि एक पत्ता होता है पौधे का, वो हमें बिल्कुल आम सी एक चीज़ नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर एक पूरी फैक्ट्री चल रही होती है। आपने आम तौर पर देखा होगा कि कहीं पे भी कोई फैक्ट्री वगैरह होती है तो एक तो उसका बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है और वहाँ पे बड़ी खट खट आवाज़ें चल रही होती हैं। तो लेकिन ये देखें कि हमारे पास जो पत्ता होता है ये एक ऐसी पुरसुकून फैक्ट्री होती है जो हमारे लिए एनर्जी को भी बना रही होती है, लेकिन फिर भी इसका कोई भी शोर नहीं होता। ये क्या करती है कि जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर चीज़ें होती हैं, उनको मतलब रिएक्टेंट्स को मिलाकर उनसे प्रोडक्ट जो हमारे नीड का होता है उसको बनाया जाता है। इसी तरीके से पौधे के अंदर जो पत्ते मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे माहौल में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, पानी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज़ बनाते हैं, मीन्स शुगर बनाते हैं। वही ग्लूकोज़ उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होती है और उसी को इस्तेमाल करते हुए पौधे क्या बनाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सब्ज़ियाँ देते हैं, सब्ज़ियाँ उन पे होती हैं, कुछ फल देते हैं। फिर वही जो पौधे होते हैं, घास होते हैं, वो जानवर खाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनका जो गोश्त होता है उसको हम अपनी फ़ीड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, फिर हम लोग खाते हैं, हमारे खाने से क्या होती है, हमें जब खाने की ब्रेक डाउन होती है तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी में जितने भी वाइटल प्रोसेसेस होते हैं उनको हमारी बॉडी क्या करती है, परफॉर्म करवाती है। तो दैट्स मीन हमने आज ये देखना है कि मैंने एक आपको शॉर्ट सी स्टोरी सुनाई है, हमने इस चैप्टर में अब इसी चीज़ को डिस्कस करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर एनर्जी कैसे फ़्लो होती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म, भले वो कोई छोटे से छोटा बैक्टीरिया है या बड़े से बड़ी कोई व्हील मछली है, इन सब को अपने अपने काम करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। ये इस एनर्जी को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए, इस ज़मीन पर अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। बायो एनर्जेटिक्स को अगर देखें तो ये हमारे पास दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बायो और एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में हम किसका मुताला करते हैं, लाइफ का, और हम उसमें ये देखते हैं कि इनमें एनर्जी कैसे फ़्लो करती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू लिविंग सिस्टम, कि लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी किस तरीके से एक से दूसरे की तरफ जाती है, हमने उसका मुताला जो करते हैं वो किस में आता है, बायो एनर्जेटिक्स में आता है। इसमें हमने क्या एक्सप्लोर करना है, इट एक्सप्लोर द प्रोसेसेस बाय विच सेल स्टोर एंड यूज़ एनर्जी। हमने इसमें ये देखना है कि सेल अपने अंदर एनर्जी को बनाकर स्टोर कैसे करता है, फिर एनर्जी को जब उसको ज़रूरत होती है तो उसको इस्तेमाल कैसे करता है। हमारे पास जो हैं दो अहम प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए एनर्जी जो है ये कैप्चर करता है, एनर्जी को क्या करता है, लाइट एनर्जी को लेता है और ग्लूकोज को बनाता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है। रिस्पायरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, मीन्स जब रिस्पायरेशन होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन, हम कहते हैं ब्रीदिंग को, सांस लेने के अमल को। रिस्पायरेशन जो होती है ना, ये हमारे पास कहलाती है जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड होता है ना, उसको तोड़ा जाता है और उनके तोड़ने से क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी के फॉर्म में। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग जो अमल होता है वो हमारे पास जस्ट ये है कि गैसों का तबादला, ऑक्सीजन हम इंसान बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। पौधे क्या करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ, मतलब हम जो इंसान हैं, ज़िंदगी के लिए एनर्जी कहाँ कहाँ से हासिल होती है, उसको हम पढ़ना है कि उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके ज़राए क्या हैं। कहते हैं नियरली ऑल एनर्जी यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी तमाम की तमाम ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी यूज़ करते हैं ज़मीन पर रहते हैं, वो कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से आती है। मैंने जैसे आपको पहले इस टॉपिक के स्टार्ट पे स्टोरी बताते हुए मैंने आपको बताया है कि पत्ते एज अ फैक्ट्री काम कर रहे होते हैं और पत्तों के अंदर कौन सा अमल हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं, तमाम के तमाम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं सनलाइट को, सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, उसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। और यही हमारे पास एक जो फूड चेन होती है उसकी बेस मानी जाती है। अब जो इसके नतीजे में जो हमारे पास एनर्जी ये यूज़ करते हैं, एटीपी। एटीपी क्या है, हमारे पास एनर्जी करेंसी है सेल की एनर्जी करेंसी को क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। सेल जो है यूज़ करता है स्पेशल करेंसी ऑफ एनर्जी को, जिसे हम एटीपी कहते हैं। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी को, कि एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटीपी जो है वो 3 सब यूनिट्स पर कॉन्सिस्ट करता है। एक है एडिनिन जो कि नाइट्रोजीनियस बेस है, राइबोज हमारे पास 5 कार्बन वाली शुगर होती है और 3 फॉस्फेट ग्रुप इस एटीपी के साथ अटैच हुए होते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर है किसका, एटीपी का। ये राइबोज शुगर है, ये एडिनिन नाइट्रोजीनियस बेस है और ये हमारे पास क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं और ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। कहते हैं कि जब सेल ने एनर्जी को स्टोर करना होता है तो ये क्या करता है, एटीपी बनाता है। जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी से ये एनर्जी को हासिल करने के लिए उसको तोड़ता है और एनर्जी को हासिल करता है। अगर हम एटीपी के हिस्ट्री को देखें, जो कि आपकी बुक पे ब्लॉक में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसको आपने एमसीक्यूज़ बेस पे लाजमी देखना है कि एटीपी को डिस्कवर कब किया गया था, 1929 में। किसने किया था, कार्ल लोमान ने किया था। उसके बाद 1941 में एक नोबेल प्राइज़ विनर है जिसका नाम है फ्रिट्स लिपमॉन। इसने ये बताया था कि एटीपी ही वो हमारे पास मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है एक सेल के अंदर। इसको भी आपने लाजमी अपने कॉन्सेप्ट में रखना है, अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, हाई एनर्जी बॉन्ड, हमने यहाँ पर जब हमने स्ट्रक्चर को देखा है तो हमने देखा है कि ये क्या है, फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है उसमें हाई एनर्जी बॉन्ड ये होते हैं। तो यही बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी इनको मिलती है। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप आर हाईली एनर्जी बॉन्ड, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है। कहते हैं जब इसमें से हम एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी कितनी निकलती है, 7.3 किलो कैलोरीज, मतलब 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। एक मालिक्यूल के अंदर जब हम एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसमें से एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी, 7.3 किलो कैलोरीज। एटीपी अब टूटता है वाटर की मौजूदगी में। जब इसमें से एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो पहले ये ट्राई फॉस्फेट था ना, अब ये क्या हो जाएगा, डाईफॉस्फेट। ये क्या है, एडीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एक हमने फॉस्फेट को अलग किया है और एनर्जी कितनी उसके निकलने से हमें मिली है, 7.3 किलो कैलोरीज। अब कहते हैं कि ओनली द आउटर फॉस्फेट बॉन्ड यूजली ब्रेक। अब जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास आउटर फॉस्फेट है, तो आम तौर पर ये वाला फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है तो एटीपी क्या हो जाती है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। एक इसमें से फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, एटीपी में से हमने एक फॉस्फेट को निकाला, वो एडीपी बन गया, फिर भी हमारी एनर्जी की नीड नहीं पूरी हुई, तो फिर क्या होता है, एडीपी के अब इसमें 2 फॉस्फेट हैं तो इसमें जो दूसरे वाला फॉस्फेट होगा उसको भी निकाला जाएगा और जब उसमें से एक और फॉस्फेट को निकाला जाएगा तो वो क्या रह जाएगा, एएमपी, मींस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एडीपी को भी एटीपी की तरह वाटर की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है और ये क्या बन जाता है, एएमपी, और एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरीज। अब क्या है कि
ये हमने बात की थी कि एनर्जी जब इनको चाहिए होती है तो ये एटीपी के मालिक्यूल को तोड़ते हैं, जब इन्होंने स्टोर करनी होती है तो ये एटीपी मालिक्यूल को बनाते हैं। तो इनके बनाने और तोड़ने के अमल को, मतलब ये बनाते भी हैं तोड़ते भी हैं, तो मतलब एक साइकिल चलता है। तो अब हमने डिस्कस करना है एटीपी साइकिल को। कहते हैं कि सेल्स गेट्स एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मीन्स जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है तो उससे सेल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये इन्होंने एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको क्या कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा होती है उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कैसे होगी कि अगर एडीपी है, एनर्जी इनको मिली है, तो एनर्जी इनको फास्फेट के फॉर्म में मिलेगी, इनऑर्गेनिक फास्फेट की फॉर्म में। ये एडीपी अपने साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाएगा और ये क्या बना देगा, एटीपी। एटीपी बन गई है तो दैट्स मीन हमारे पास अब एनर्जी स्टोर हो गई है। एटीपी कब बनती है? एटीपी इज़ मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एटीपी बनती है जब एनर्जी रिलीज़ होती है, उसके दरमियान एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो उसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। और ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग, जब इनको चाहिए होती है एनर्जी, उन्होंने कंज्यूम करनी होती है, उन्होंने खर्च करनी होती है, तब एटीपी के मालिक्यूल को तोड़ा जाता है। इन दिस वे एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड बाय एटीपी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस आते हैं। कैटाबॉलिक मतलब अगर एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल टूटकर छोटे में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं, और अगर छोटे मालिक्यूल्स मिलकर एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब एटीपी और एडीपी के साइकिल को देखें तो एटीपी क्या है, जब टूटेगा, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी होगी तो हमारे पास ये वाटर की मौजूदगी, वाटर हम देंगे तो ये मालिक्यूल टूटेगा, एक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलेगा और साथ एनर्जी रिलीज होगी। ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। अब इसको एनर्जी मिली है, जब इसने खुराक खाई है तो अब इसने एनर्जी को स्टोर करना है, तो क्या होगा कि ये एनर्जी आई है, ये क्या करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेगा जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट किया है। उम्मीद है आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कभी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगी। कोई भी ऐसी टर्म जहां मैंने उसको बोलते हुए एक्सप्लेन नहीं किया और आपको उस टर्म के बारे में नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।